हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो हमारी जो फिजिक्स की क्लास 11 की चैप्टर जो चल रही थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 1, तो इसमें हमने कल हमने क्या देखा था? यदि कोई द्रव संतुलन में है तो काल्पनिक बेलन के वर्कपीस पर लगने वाला समस्त बलों का बीजीय योग शून्य था। ठीक है, मैंने प्रेशर इक्वल था ना, द प्रेशर ऑफ ईच सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज इक्वल। ये हमने कल देखा था। क्लियर? कल हमने यही देखा था। टॉपिक हमारा था क्या? डिटेक्शन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, यदि किसी साधन से बंद द्रव के किसी बिंदु पर दाब को बढ़ा दे, है ना, यदि किसी बंद साधन से बंद द्रव के किसी बिंदु को दाब को बढ़ा दिया जाए तो द्रव के सभी बिंदु पर दाब को उसी परिमाण में बन जाना चाहिए। तो द्रव के अंदर सभी बिंदु पर दाब को उसी परिमाण में बन जाना चाहिए, ताकि द्रव के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच द्रव के भीतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर नहीं ही होना चाहिए, दाबांतर न है, अर्थात सभी बिंदुओं के दाब समान होना चाहिए। क्या बोले हमने? सभी बिंदुओं के दाब समान होना चाहिए। ठीक है, तो पास्कल के नियम को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से, बंद द्रव के क्या लिखोगे? बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दिशाओं सभी दिशाओं में सभी भाग में समान परिमाण में संचरित होता है। तो ये था पास्कल नियम का डिटेक्शन। आज हम देखेंगे पास्कल्स नियम का एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार टी एंड यू आर वाचिंग क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर नेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, क्लियर? तो आप देख रहे हैं आपका ये पहला हम देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक। एक जन ब्रेक सो भी आ रही है कि वो ब्रेक टूटना होता है, ये ब्रेक अलग होता है ना। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, जेकर सभी दिशाओं में समान परिमाण में दाब क्या होता है? समान होता है। अभी मैंने पूछ किया। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब जो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इट इज इसको देखिए लिखवाने का तरीका, इसको समझाने का तरीका अलग होता है। मैंने वही चीज़ को हम समझाएंगे, उसको आपको लिखना है। इट इज़ अ मैकेनिक्स या इट इज़ द मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट लाइक कार, जीप, ट्रक एंड सो ऑन। यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, क्या होगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम बहुत भारी हैवी व्हीकल्स, भारी वाहनों, भारी वस्तुओं जैसे कि कार, जीप इत्यादि को कम बल लगाकर, उसको तो हम उठा नहीं सकते ना भाई। आपको बोलेगा मान लो टायर खराब हो गया तो उसको हमको उठाना है, तो हमको क्या कर सकते हैं? उसको चेंज करने के लिए उठा तो सकते हैं। कोई सुपरमैन या शक्तिमान तो है नहीं। हम सुपरमैन या शक्तिमान नहीं है कि उसको उठा सकते हैं। सुपरमैन लोग उठा लेते हैं, है ना, जैसे कि संभव मिश्रा उठा लेते हैं, तो हम लोग उठा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं। उसमें हम कम बल लगाकर, है ना, कम बल लगाकर ऊपर उठाने की, अर्थात कभी कभी जो होता है इमारत या जो घर वर बनता है ना, बिल्डिंग, ब्रिज निर्माण में, और गर्डर आदि वस्तु का, जो बड़े बड़े गर्डर होते हैं ना, उस वस्तु को उठाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो कहने को उठाने अपनी आवश्यकता अनुसार एक जगह से ऊंचाई तक ले जाने में इसको नाम क्या है? द्रव चालित लिफ्ट बोलते हैं। उठाने में ले जाते हैं, मैंने बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में जो गर्डर वगैरह होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस करने में, ट्रांसफर करने में इसका उपयोग करते हैं। ओके, समझे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है? द बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स
इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और ब्रिज हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट द गर्डर एंड अदर बिल्डिंग मटेरियल्स टू द डिजायरेबल हाइट। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा किसके बारे में, द्रव चालित लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने कितने में देखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट को? कितने लोगों ने देखा होगा? मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको समझ नहीं पाए होंगे। अब देखिए, आप मैंने इसका बनावट बनाया है, इसका कंस्ट्रक्शंस को हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया है, तो उसको आप समझिए। क्या देख रहे हैं आप? इसका कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखिए, एक पिस्टन ये है, दूसरा पिस्टन ये है ना। पिस्टन को हम दबाते हैं, यहाँ हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ रहा है। इस पर फोर्स नीचे अप्लाइड कर रहे हैं, इस पर फोर्स ऊपर की हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम जल्दी से इसको बना लीजिए। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटेल्स को देखेंगे। ओके, यहाँ पर P1 लिख देते हैं, यहाँ पर P2, P1 P2। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखवा देता हूँ। इसमें जो होता है अलग अलग, डिफरेंट, भिन्न अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद की दो बेलनाकार नलियाँ, जिसका हम नाम क्या दिए हैं, A और B। इसमें क्या अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद की दो बेलनाकार नलियाँ होती है, जिसको हम A और B नाम देते हैं, जो कि एक क्षैतिज नली C के द्वारा जुड़ी होती है। कहीं होगा ये, जो कि एक क्षैतिज नली C के द्वारा जुड़ी होती है। क्या लिखोगे इसमें? अलग अलग या भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन की दो बेलनाकार नलियां होती हैं, जो कि एक क्षैतिज नली C के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स A and B, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, and these tubes are connected by a horizontal tube C। क्लियर हुआ क्या है? अलग अलग एक 36 ट्यूब होती है। क्लियर? अब बेलनाकार नलियों में घर्षण रहित और जल अवरोधक पिस्टन P1 और P2 लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो बेलनाकार नलियां होती हैं, इसमें क्या करते हैं, एक फ्रिक्शनलेस, ये देखो पिस्टन लगा है ना, जल रोधक पिस्टन P1 और इसका P2 हम नाम दे दिए हैं। ठीक है, P1 और P2 हम इसका नाम दे दिए हैं, नामकरण नहीं किए क्या? अच्छा, इसको यहाँ इधर लिख देते हैं, P1 और P2, पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं। क्लियर? बेलनाकार नलियों में घर्षण रहित और जल अवरोधक पिस्टन P1 और P2 लगे रहते हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब्स A and B आर कनेक्टेड विद ए फ्रिक्शनलेस एंड वाटर रेजिस्टेंस पॉइंट्स A and या पिस्टन्स P1 एंड P2। पिस्टन P1 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, देखिए हमने इसको दोनों समान कर दी, इसको थोड़ा सा ना मोटा करना था, इसको थोड़ा सा मोटा करना था हमको, इसको सेट। ठीक है, ये थोड़ा सा कम। क्या लिखोगे कि जो पिस्टन P1 है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होता है, और जो ये P1 और P2 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। क्या लिखोगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ P2 इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन P1। तो जो P2 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, P1 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। P1 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्रॉस सेक्शन का एरिया P2 के क्रॉस सेक्शन एरिया से कम होता है। अब हमको ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, हमको भार उठाने के लिए, जिसको हम ईजियर नहीं उठा सकते, हैवी व्हीकल्स का। तो जिसको हमको भार उठाना होता है ना, उसको जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है, अर्थात पिस्टन P2 के ऊपर हमको रखते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, जिसका भी हमको भार उठाना होता है, हमको इस पिस्टन पर रख देते हैं।
अब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, इसके ऊपर रख देते हैं। क्या बोला मैं, जिस वस्तु का हमको भार उठाना रहता है उसको हम पिस्टन P2 के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे। कहाँ पर, पिस्टन P1 पर। अब पिस्टन P1 पर हम क्या करेंगे, एक बल लगा जाता है, क्लियर। पिस्टन P1 में हम जलाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर बड़ा होता है। देखिए कितना बड़ा काम होता है, अगर शुरू से आप समझेंगे प्रेशर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। हमने इसका वर्णन किया, दो क्या होती है, बेलनाकार नलियाँ होती है, इसके साथ एक क्षैतिज नली जुड़ी होती है, ठीक है। उसके ऊपर एक पिस्टन और वाटर रेजिस्टेंस क्या रहता है, पिस्टन लगा होता है जलवर्धक, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, ठीक है। और इसमें पानी हम भर देते हैं। अब जिसको हमको भार को उठाना होता है उसको हम, ये जो है पिस्टन P2 पर एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उस पर हम रख देते हैं और इस पर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, क्लियर। द लोकेटेड, ओके। क्लियर। द लोड, देखिए किस पर भार बढ़ता है, द लोड टू बी लिफ्टेड इज प्लेस्ड, द लोड क्या लिखोगे, द लोड टू बी लिफ्टेड इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड विथ पिस्टन P2 and the force is applied on piston P1. The tubes are filled with water or liquid, ठीक है। क्या लिखोगे अब, द लोड टू बी लिफ्टेड इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड with piston P2 and the force is applied on piston P1. The tubes are filled with water और liquid, मैंने उसमें पानी भराता है। ये हो गया हमारा क्या अभी तक समझाए थे अपन, इसका इंट्रोडक्शन समझाए थे, या फिर बनावट बोल सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। हमने ये पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये द्रव चालित लिफ्ट है। ये क्या है, ये द्रव चालित लिफ्ट। अब हम देखेंगे इसका वर्किंग मेथड, क्या देखेंगे, प्रिंसिपल देख लेते हैं, सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, सिद्धांत, क्लियर। बहुत आसान है, बहुत ईजियर तरीके से जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या है सिद्धांत, है ना। सिद्धांत क्या है, लेट A1 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन P1 एंड P2, A1 and A2 भी द क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन P1 A2, ठीक है। P1 के अनुप्रस्थ काट कर, पिस्टन जो P1 है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लेंगे अपन, A1, और पिस्टन B2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, A2। देख तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है ना, इसलिए हम इसको A1 और A2 लेते हैं। तो किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, A2 का, तो A2 इज़ ग्रेटर देन A1 होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन कितना हो जाएगा इसका, P1 A1 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन P2 इक्वल टू A2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, A2 इज ग्रेटर देन A1 हो गया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2 का। लेट द फोर्स बी अप्लाइड ऑन पिस्टन P1, अब यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। लेट द फोर्स F1 बी अप्लाइड ऑन पिस्टन P1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन द लिक्विड P इक्वल टू F1/A1। जब हम क्या करते हैं, एक पहले वाले पिस्टन पर हम बल क्या लगाते हैं, F1, ठीक है। तब इसे प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा, P1 कि P होगा, ठीक है। जल द्वारा आरोपित दाब, जैसे ही हम क्या करेंगे पिस्टन P1 पर तो नीचे की ओर बल लगाया जाता है, तो इस पिस्टन पर द्वारा जल पर आरोपित दाब, ठीक है, कितना हो जाएगा, P इक्वल टू
दाब इक्वल होता है ना F1/A1, या F1 इक्वल टू PA1। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पिस्टन द्वारा जल पर दाब P हो जा रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A1 था, तो P इक्वल टू F1/A1, तो F1 इक्वल टू PA1। यहाँ तक लिख लोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। ये किससे हुआ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। क्या लिखे, लेट द फोर्स बी अप्लाइड ऑन पिस्टन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन द लिक्विड P इक्वल टू F1। माना पिस्टन P1 पर नीचे की ओर बल लगाते हैं तो इस पिस्टन द्वारा जल पर आरोपित दाब कितना होगा, P इक्वल टू F1/A1। अब यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर, अब क्या होगा, क्लियर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर, ये जो हम बल लगा रहे हैं, ये जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है P, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू पिस्टन P2, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू पिस्टन P2 होगा, सो दैट P2 मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड बोले चाक डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। जैसे में इसमें हम बल लगा रहे हैं, है ना, तो पास्कल के नियम से ये क्या हो जाए, पिस्टन P2 पे ऊपर की ओर बल लग रहा है, यही तो सिद्धांत है इसका। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर ट्रांसमिटेड टू पिस्टन P2 ड्यू टू दिस प्रेशर ऑन अपवर्ड फोर्स F2 एक्ट्स ऑन पिस्टन P2 सो दैट पिस्टन P2 मूव्स अपवर्ड, क्लियर। पास्कल के नियम से क्या होगा, यह दाब, पास्कल के नियम से यह दाब पिस्टन P2 में ट्रांसमिटेड संचरित हो जाता है। अतः पिस्टन P2 पर इस दाब के कारण है, पिस्टन P2 पर ये पिस्टन P1 के कारण लगाए गए बल के द्वारा उत्पन्न दाब, ठीक है। तो पिस्टन P2 पर एक बल F2 लगता है ऊपर की ओर, जो पिस्टन P2 को क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, ऊपर की ओर धकेलता है, जो पिस्टन P2 को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन P2 विल बी, हो गया ना, क्लियर हुआ। यही तो सिद्धांत है, इसको यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अदरवाइज कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। तो फिर से इसमें हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे इसमें, फिर से पास्कल लगाएंगे, लगाइए, है ना। पिस्टन P2 पर इस दाब के ऊपर की ओर जो बल F2 लगता है, पिस्टन P2 के ऊपर की ओर लगता है, पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो है ना, बल बराबर दाब बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, कितना है ये, F1/A1 इंटू A2, ये हो जाएगा A2/A1 इंटू F1, क्लियर। सिंस A2 इज अ ग्रेटर देन A1 देयरफॉर F2 विल बी ग्रेटर देन F1। अब क्या है, A2 इज ग्रेटर देन, कि A2 जो है पिस्टन P2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, दो उस पर जो लगने वाला बल वो भी ज़्यादा होगा, किससे, F1 से। यही जो है पास्कल का सिद्धांत है, कोई ज़्यादा है नहीं, ये हमने आपको कम से कम 20 मिनट में ये क्लियर कर दिया पास्कल्स का सिद्धांत। सारी बनावट कंस्ट्रक्शन लगा दिए, इस पर एक हम बल लगा रहे हैं तो इस पर एक दाब हो रहा है और ये दाब यहाँ ट्रांसमिटेड हो रहा है, तो इस पर हमने बल लगा रहे हैं F1, तो दाब कितना हुआ P, और यही दाब क्या होगा, इसमें संचरित हो गया। तो A2 का ज़्यादा है मान A1, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो भी ज़्यादा हो जाए, किसके, पास्कल्स के नियम से। कोई डाउट नहीं। अब हम देखेंगे एक दूसरा द्रव चालित ब्रेक,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखिए थोड़ा सा ये कचरा है, बल्कि है इजी। द्रव चालित लेग ये भी पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। एप्लीकेशन ऑफ भाषण, द्रव चालित ब्रेक, इस प्रकार का ब्रेक। चलिए स्टार्ट करते हैं द्रव चालित ब्रेक। इसको जल्दी से उतार लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। तो द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक। तो इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग हम किसमें करते हैं? मोटर गाड़ियों, ट्रकों आदि भारी वाहनों में किया जाता है रोकने के लिए। डिस्क ब्रेक अलग होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आर यूज्ड हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस एंड सो ऑन। द वर्किंग ऑफ दिस ब्रेक्स इज यूज ऑन पास्कल्स लॉ। क्या लिखेंगे? द वर्किंग ऑफ दिस THS दिस ब्रेक्स यूज्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इस ब्रेक के प्रयोग से हम कम बल लगाकर आसानी से गाड़ियों की गति को नियंत्रित करते, कंट्रोल करते हैं। मान लो हम जो ब्रेक शूज जनरली यूज़ करते हैं ना, उससे गाड़ी रुकती, लेकिन कुछ दूर जाके कुछ रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें क्या, ऑन द स्पॉट गाड़ी रुक जाती है। तो इस ब्रेक का उपयोग करके हम कम से कम बल लगाकर हम ईजियर मेथड से, आसानी से गाड़ियों की मोशन, स्पीड, गति को हम क्या करते, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका ये जो एक ब्रेक है हाइड्रोलिक ब्रेक, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत भी बिल्कुल आपने जो पढ़ा है लिफ्ट के, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बराबर होता है। ओके। ठीक है, इसका सिद्धांत भी क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बराबर होता है। ओके। तो इस प्रिंसिपल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक आर यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, बसेस एंड द वर्किंग ऑफ दिस ब्रेक इन द पास्कल्स लॉ। ओके। तो कंस्ट्रक्शन, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक आर यूज्ड in heavy vehicles like truck, buses and so on. The working of this brakes is used on Pascal's law. इस ब्रेक के प्रयोग से हम कम से कम बल लगाकर आसानी से गाड़ियों की गति, स्पीड या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसका प्रिंसिपल भी सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बराबर होता है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, रिम ऑफ व्हील, स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें ये ब्रेक शू है, ये पिस्टन है, P1 P2 है, ये अदर व्हीकल्स के लिए है। इसमें आपका क्या होता है, मास्टर सिलेंडर, ये ब्रेक ऑयल होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पैडल जो लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक मुख्य देख रहे हैं आपका M कहीं दिया होगा, है ना, ये M। इसमें एक मुख्य क्या होता है, बटन M होता है। क्या होता है इसमें? बेलन होता है ना, M होता है, जिसका संपर्क हम किससे करते हैं? इसको लिखना हम भूल गए, चौक ढूंढ रहे थे, ये है M। क्या होता है इसमें? एक मुख्य बेलन होता है, जिसको हम क्या नाम दे दिए, M नाम दे दिए हैं। ठीक है। इसमें एक मुख्य बेलन लिखा है मास्टर सिलेंडर, मुख्य बेलन M होता है, जिसका नाम हम दे दिए मास्टर सिलेंडर। उसका संबंध एक पाइप T द्वारा एक पहिया बेलन से होता है। ठीक है। तो उसका संबंध हम किससे करते हैं? एक बेलन T से, एक पहिया बेलन से हम कर देते हैं, W बोलते हैं जिसको, ये W। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा बना सकते हैं, पहिया बेलन बोल सकते हो, या ऐसा, ये क्या लिखे हम? इसमें एक मुख्य बेलन होता है, जिसको हम M नाम दिए हैं, सिलेंडर। उसका संबंध एक T पाइप से, ये T है ना, ये T, तो उससे एक पहिया बेलन W से हम कर देते हैं। ठीक है। इन कंसिस्ट ऑफ मास्टर सिलेंडर एट वन एंड ऑफ विच piston, one of that piston M is attached and the other end of the connected to a wheel cylinder। इसका नाम क्या दिए हैं? व्हील सिलेंडर का W। मुख्य बेलन जो दिख रहा है M, उसमें भी एक पिस्टन लगा होता है। देख रहे हैं, मुख्य बेलन में भी एक क्या होता है, पिस्टन लगा होता है।
एक मास्टर जो सिलेंडर होता है उसमें एक पिस्टन पी लगा होता है, और जो एक लीवर सिस्टम एल द्वारा एक ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है। क्या हो जुड़ा होता है? एक लीवर सिस्टम से हम ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है। ये है लीवर सिस्टम से क्या होता है? एक ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है। क्या हुआ? सबसे पहले एक मास्टर सिलेंडर लेते हैं, इसका हम नाम दिए हैं, उसका संबंध एक टी से करके एक व्हील बेलन, पहिया बेलन से कर देते हैं। अब इसमें भी क्या मास्टर सिलेंडर में क्या जुड़ा होता है? पिस्टन लगा होता है, जिसका लीवर से जुड़ के एक पैडल को लगा देते हैं। क्लियर हुआ? क्या हुआ? एक लीवर एल द्वारा ब्रेक पैडल बी से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब पहिया बेलन डब्ल्यू में 2 पिस्टन होते हैं, देख रहे हो? पिस्टन P1 एंड P2। ये जो मुख्य सिलेंडर जो है टी से एक पहिया बेलन से जुड़ा होता है, तो पहिया जो सिलेंडर व्हील पिस्टन जो होता है उसमें 2 पिस्टन, व्हील सिलेंडर जो होता है, व्हील सिलेंडर इसमें 2, इसको लिख सकते हैं व्हील सिलेंडर। इसमें भी 2 पिस्टन लगे होते हैं, P1 और P2। 2 पिस्टन्स है ना, P1 and 2 कनेक्टेड इन द व्हील सिलेंडर विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक शू। ठीक है। अब ये किससे है? ब्रेक शू। ये ब्रेक शू है, इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। जो पहिया जो सिलेंडर होता है, 2 पिस्टन लगे थे, उस पिस्टन का सिलेंडर किससे होता है? ब्रेक शू S1 और S2 से होता है। क्लियर? एकदम आसान है, बस डायग्राम बेस्ड है। जिसका संबंध क्या करता है? ब्रेक शू S1 और S2 से होता है। इसको हम ले देते हैं S1, ये S2, ये ब्रेक शू हो गया। इसका संबंध किससे होता है? एक ब्रेक शू S1 और S2 होता है। स्प्रिंग द्वारा, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ना, आपने गाड़ी में कभी लगाया हुआ ब्रेक शू, स्प्रिंग से कस देते हैं। ठीक है। स्प्रिंग S द्वारा ब्रेक शू अपनी ऐसा करके स्थिति में क्या होता है? अरेंज होते हैं। वन एंड ऑफ मास्टर सिलेंडर, ठीक है, वन एंड ऑफ मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड विद द ब्रेक पैडल थ्रू ए लीवर। लिखे? क्या लिखोगे? वन एंड ऑफ मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द ब्रेक पैडल थ्रू ए लीवर। ठीक है। लिक्विड ब्रेक ऑयल इज फिल्ड विद द मास्टर सिलेंडर ट्यूब्स एंड व्हील सिलेंडर। यहाँ पर वो होते हैं ना, ऑयल भरा होते हैं, ब्रेक शू ऑयल होता है ना, वो भरा होता है। क्या होता है? ब्रेक शू ऑयल। कोई डाउट? ब्रेक शू ऑयल किसमें लगा होता है? दोनों सिलेंडर में, मास्टर सिलेंडर, और इसको सिलेंडर ऐसे बना सकते हैं, मास्टर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर में क्या होता है? एक ब्रेक शू ऑयल रहता है। पूरा यहाँ भर रहता है, ये पूरा इसमें पूरा, और मैं जगह नहीं था, ऐसा ब्रेक शू ऑयल भरा रहता है। ठीक है। पिस्टन P1 P2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद के 2 पिस्टन है ना। क्या लिखेगा? वन एंड ऑफ मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड विद द ब्रेक पैडल विथ लीवर थ्रू ए लीवर, लिक्विड ब्रेक ऑयल इज फिल्ड इन द मास्टर सिलेंडर ट्यूब्स एंड द व्हील सिलेंडर। ट्यूब्स कौन था? टी जो लगाया ना। तो अब पिस्टन P1 P2 किससे कनेक्ट है? पहिया सिलेंडर से, पहिया बेलन से, समझते ना। तो पिस्टन P1 P2 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो पिस्टन P1 P2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो पिस्टन P के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से क्या होता है? अधिक होता है। इसका जो होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन P1 एंड P2 इज ग्रेटर देन ऑफ पिस्टन P। तो पिस्टन P1 P2 का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र किससे ज़्यादा होता है? P से ज़्यादा है ना। तो अब ये देखिए, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बेलन कहाँ पर है? M है मास्टर, और दूसरा कौन सा है? व्हील सिलेंडर। और पाइप टी में क्या होता है? असंपीड़ी द्रव भरते हैं, बताया ना। ये मास्टर सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर, और ये ट्यूब में असंपीड़ी द्रव भराता है, जिससे हम ब्रेक ऑयल कहते हैं। मैंने इसको समझा दिया था, बार बार इसको समझा रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? एक बार और मैं समझा दूंगा आपको। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग मैथड, कार्य विधि। व्हेन द ब्रेक, जैसे हम गाड़ी का पैडल को मारते हैं, व्हेन द ब्रेक पैडल इज पुश्ड बाय द अप्लाइंग
प्रेशर ऑन इट, जब हम क्या करते हैं इस ब्रेक पेडल में हम प्रेस करते हैं, पैरों से दबाते हैं ऑन इट, द लोअर सिस्टम मूव द पिस्टन पी इनटू द मास्टर सिलेंडर। क्या लिखोगे? द लोअर सिस्टम मूव द पिस्टन पी इनटू द मास्टर सिलेंडर। अब हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में समझाते हैं। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, अब हम जैसे ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पेडल पर बल लगाते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्रेक लगाने के लिए, जैसे आप लगाते हैं ना गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पेडल पर ब्रेक लगाते हैं, तो जैसे ही हम ब्रेक पेडल पर हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो पिस्टन पी मुख्य बेलन के अंदर की ओर चलने लगेगा। ये जो मास्टर सिलेंडर उसके अंदर चलने लगेगा। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द पिस्टन P1 एंड P2 थ्रू द ब्रेक ऑयल। जैसे ही हमने यहाँ पर लगाया तो पास्कल्स का नियम लागू होगा। अब इसके अंदर जो ब्रेक ऑयल भरा है, ये जो प्रेशर P1 और P2 में क्या करेगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, जैसे हमने पिछला देखा था। इस समय पिस्टन P द्वारा ब्रेक ऑयल पर एक दाब आरोपित किया जाता है पास्कल के नियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पास्कल के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, उसी परिमाण का, जिस परिमाण से आपने पैडल पर बल लगाया था उसी परिमाण का है ना बल, पिस्टन P1 P2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल P के अनुपात से अधिक होते उस पर लग जाएगा, उसी परिमाण का बल इसमें हो जाएगा। अब हमने जाना है कि P1 और P2 का क्रॉस सेक्शन एरिया P के क्रॉस सेक्शन से अधिक होता है, तो पिस्टन P1 और P2 पर अधिक परिमाण के बल कार्य करेंगे। देखिए पहले होगा, ठीक है, P1 P2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन P1 एंड P2 is greater than piston P। तो P1 P2 ये ग्रेटर देन P। जैसे हम यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, बल लगाते हैं, ये मास्टर सिलेंडर के अंदर चलेगा। चलने के बाद एक ब्रेक शू ऑयल से उसी परिमाण का पिस्टन बल जो है किससे P1 P2 में आ जाएगा, क्योंकि P1 P2 का क्रॉस सेक्शन की एरिया क्या होगा, ज़्यादा होता है किससे, P से, तो उस पर क्या हो जाएगा, अधिक परिमाण के बल कार्य करने लगेंगे। फलस्वरूप ये दोनों पिस्टन हम बाहर की ओर चलेंगे, ऐसे बाहर की ओर। हाँ, और ब्रेक शू को बाहर की ओर जाने के लिए बल लगाते हैं, और ब्रेक शू को क्या करेंगे, इस पर बल आएंगे, बाहर की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, बल लगाते हैं। और शूज पहिए के क्या करते हैं, अंदर रिम को दबाएंगे। ये जो ब्रेक शू है बाहर की ओर चलेंगे, क्योंकि इस पर एक प्रेशर लग रहा है, बल लग रहा है, अधिक प्रमाण का बल लग रहा है, और ये ब्रेक शू पहिए के बाहर की रिम को दबाते हैं, जिससे पहिए की गति क्या होती है, स्लो पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है ना। अब जब ब्रेक पेडल पर हम लगाए गए बल को, जैसे ही हम क्या करते हैं, जो ब्रेक पेडल पर हमने जो बल लगाया था रोकने के लिए, जब हम उसको हटा देते हैं तो स्प्रिंग एस के कारण दोनों शूज अपने, स्प्रिंग का काम क्या होता है, फैल जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। स्प्रिंग एस के कारण दोनों क्या होते हैं, अपने इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक स्थिति में क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, है ना। फलस्वरूप जो ब्रेक ऑयल पहिया बेलन में चला गया था, जो ब्रेक ऑयल कहाँ चल गया था, पहिया बेलन में चला गया था, और पुनः मुख्य बेलन एम में लौट आ जाता है। जो ब्रेक शू ऑयल क्या हुआ था, यहाँ दबा, यहाँ से यहाँ आया था और फिर से लौट के इसी में चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं ना, जब हम बल को हटाते हैं, जैसे हम बल को हटाते हैं तो ये स्प्रिंग के द्वारा ये जो ब्रेक शू है अपने क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन में आते हैं, और ये जो पहिया बेलन में जो ब्रेक शू ऑयल आया था वापस अपने मास्टर या मुख्य सिलेंडर में पहुंच जाता है और पुनः मुख्य बेलन लौटा। इस मुख्य बेलन एम का संबंध अन्य पहियों में लगे बाह्य बेलनों में भी होता है। क्या बोला मैं, मुख्य बेलन जो एम का संबंध अन्य पहियों में लगे पहिया बेलनों से होता है, अतः ब्रेक पेडल दबाने पर सभी पहियों की गति मंद पड़ने लगती है, अंत में सभी पहिए रुक जाते हैं। एक ही पहिए थोड़ा होते गाड़ी में, एक होते हैं, दो होते हैं अपना किसमें, बाइक में, स्कूटी में आपके,
और 4 होते हैं किस में। तो उसका संबंध क्या होता है, जो मुख्य जो बेलन है उसका संबंध अन्य पहियों के बेलनों से होता है ना, तो उसका कंडीशन में होगा, वही कंडीशन होगा, वो सभी पहिए क्या होंगे, आसानी तरीके से रुक जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा पास्कल्स के नियम का उपयोग। पास्कल्स के नियम का क्या हो गया, हमारा उपयोग हमने देखा ना। क्लियर हुआ आप लोगों को क्या क्या है संबंध। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें एक मुख्य सिलेंडर होता है जिसको हम मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं। मास्टर सिलेंडर कहते हैं ना, इसमें एक पिस्टन लगा होता है, इस पिस्टन का संबंध लीवर से है ना, लीवर के थ्रू एक पैडल से कर देते हैं। अब मुख्य सिलेंडर का संबंध एक ट्यूब से होता है और ट्यूब का संबंध एक पहिया बेलन से होता है। इस पहिए सिलेंडर पहिया में 2 पिस्टन्स लगे होते हैं। इस पहिया बेलन में 2 क्या होते हैं, पिस्टन होते हैं, P1 और P2। P1 P2, तो P1 P2 का क्रॉस सेक्शन एरिया P से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये जो पिस्टन P1 और पिस्टन P2 जो लगाए हैं पहिया बेलन में, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। आज इसका संबंध एक ब्रेक शू से होता है और एक स्प्रिंग से कर देते हैं। स्प्रिंग है और ये जो होता है रिम कहते हैं इसको हम, रिम। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे प्रिंसिपल क्या हुआ, जैसे ही हम क्या करते हैं, ये ब्रेक ऑयल है, ये ब्रेक पैडल है, लीवर है, मास्टर। जैसे हम क्या करते हैं, पैडल पर लगाते हैं तो ये पिस्टन लीवर के अंदर मुख्य सिलेंडर में चलने लगता है और मुख्य सिलेंडर में जो लिक्विड भरा रहता है ये लिक्विड यहाँ पर आता है। ठीक है। जितना दाब इसमें भी लगाते हैं उतना दाब, जितना बल हम इसमें लगाते हैं उससे अधिक परिमाण का बल इसमें संचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि P1 P2 का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है और ये पिस्टन जो है बाहर की ओर फेंकाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाए, लिक्विड आता है तो अधिक दाब इसमें संचित हो जाता है, ये बाहर की ओर फैलाते हैं, स्प्रिंग फैल जाते हैं, स्प्रिंग के थ्रू रिम को देता है, पहियों की गति क्या होती है, मंद हो जाती है, पहिया का रुक जाते हैं। जैसे हम उस पर प्रेशर को हटा दें, बल को हटा देते हैं, हटाने से ये स्प्रिंग जो है ये क्या होता है, ब्रेक शू जो होता है ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। इनिशियल पोजीशन में आने से क्या होता है, ये इसमें जो ऑयल भरा था पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट जाते हैं। ये था हमारा किसका प्रिंसिपल था, पास्कल्स नियम के 2 अनुप्रयोग थे। पहला था हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसको मैंने समझाया, और दूसरा था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों का में सिमिलरिटी क्या है, दोनों को ही हम क्या करते हैं, कम बल लगाकर अधिक से भारी वस्तुओं को उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और दोनों में ही क्या होता है, इसमें ब्रेक शू ऑयल का उपयोग होता है, असंपीड़ित नॉन कंप्रेसिबल का, इसमें भी पानी का यूज़ होता है। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है आप लोगों की अधिक से अधिक नॉलेज दे सकूं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, समझ में आए कि नहीं। ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, क्या होगा टॉपिक, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। क्या होगा, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लड प्रेशर। क्या लिखेंगे अगला, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लड प्रेशर। जो तरल दाब है उस पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्व का इफेक्ट क्या होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी इसी आगे में देखेंगे, है ना। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्या, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखेंगे, फिर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मैंने अगला टॉपिक बताया। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम अच्छे से बताइएगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। पास्कल्स लॉ इम्पॉर्टेंट भी है, आता भी है, इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के जरिए आपको पूरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।